हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस कंप्लीट वॉच करते होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस में पॉलिटी के सेक्शन को स्टार्ट किए हैं और आज ये पॉलिटी की सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको मैं एक बार क्विक रिवाइज करा दे रहा हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संवैधानिक इतिहास जो है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ है, उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, फिर धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करने लगी हमारे देश के ऊपर। आपको मैंने बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में बताया था और इन पिक्चर्स के माध्यम से भी ये आप लोगों को मैंने बताने का काम किया था। अगर आप में से जो स्टूडेंट इन क्लास को नहीं देखे हैं, पिछली क्लास को, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप उसे देख लें, तभी आगे की चीज़ें समझ में आएगी। आज की ये दूसरी क्लास है और आपको बता दें, जो पिछली क्लास का पीडीएफ था वो पेड ग्रुप में सेंड कर दिया गया है। आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी तक पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन किए या पेड कोर्स नहीं लिए हैं, वो आप हमारे ऑफिशियल नंबर, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में 1892 तक की जो एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट, वहाँ तक पढ़ लिया था। अब उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसे मार्ले एवं मिंटो सुधार, मार्ले एंड मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। ये मार्ले और मिंटो कौन था उसको जान लीजिए। लॉर्ड मार्ले जो थे, ये भारत के सचिव थे। सचिव का काम मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इनका काम था इंडिया में जो भी वर्क हो रहा है ब्रिटिश इंडिया में, सारी रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना। और उस समय के वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड मिंटो। वायसराय का मतलब पूरे भारत का सर्वोच्च व्यक्ति जो था। आज के समय के अगर प्रेसिडेंट की पावर और प्राइम मिनिस्टर की पावर को मिला दिया जाए तो वो इनके बराबर कहलाएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। इस सुधार में, इस एक्ट में क्या नई चीज़ें आई उसको हम जानेंगे कि इस सुधार में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम आया। क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी तो परेशान आप लोग नहीं होंगे। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं, अपने हिंदी के जो टर्म्स हैं उसको नोट करेंगे। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो इन टर्म्स को आप नोट करेंगे। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम क्या था, और ये सबसे पहले मुस्लिम कम्युनिटी के लिए लाया गया। इसमें क्या था कि मुस्लिम कैंडिडेट अगर चुनाव में, आप कह सकते हैं, जैसे कहते हैं चुनाव लड़ रहे हैं, तो सिर्फ मुस्लिम वोटर ही वोट कर सकते थे। तो ये स्पेसिफिक कर दिया गया। ऐसा पहले नहीं था, लेकिन इसी वजह से ये इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज हुआ और एग्जाम में इसीलिए इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसको हिंदी में सांप्रदायिक निर्वाचन भी कहा जाता है, इंग्लिश में सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसको आप सभी लोग नोट करेंगे। इस जो एक्ट था, इसमें एक और चीज़ क्या हुई कि अब डायरेक्ट इलेक्शन होने लगे। जैसे ये डायरेक्ट इलेक्शन जो आज के समय जिस तरीके से इलेक्शन होता है, इसकी जो फाउंडेशन है, नींव है, वो 1909 में ही पड़ी और यही चीज़ें डेवलप हो गए, हम लोगों ने अपनाई स्वतंत्रता के बाद भी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, जब आपके एग्जाम में आएगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन कब स्टार्ट हुए, तो आप 1892 टिक करेंगे और जब डायरेक्ट इलेक्शन की बात आएगी तो 1909 करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। एक और पॉइंट है, एसपी सिन्हा जो थे, ये भारतीय प्रथम फर्स्ट इंडियन बने जो कि वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। वायसराय जो था, आप सभी लोग को मान लीजिए उस समय जो प्रेसिडेंट था इंडिया का, ऐसे मान लीजिए वायसराय उसका नाम था, वायसराय उस पोस्ट का नाम था। उसकी एक काउंसिल होती थी, उसमें कई लोग होते थे। काउंसिल का मतलब कि जो उसे सलाह देते थे। उनमें फर्स्ट टाइम किसी इंडियन को, आप कह सकते हैं, शामिल किया गया था, जिनका नाम था एसपी सिन्हा। ये आप सभी लोग नोट करेंगे। उसके बाद जो अगला अधिनियम आता है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं, मतलब भारत शासन अधिनियम 1919, या इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा। इसमें क्या इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट टाइम, प्रांतों में द्वैध शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट डायरकी जिसको कहते हैं, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई। डायरकी का मतलब क्या है, पहले प्रांतों का मतलब समझ लीजिए। जैसे आज के समय में आपको मैं मैप दिखा दे रहा हूँ, या आप मैप देख सकते हैं, ये बिहार, यूपी, एमपी, ऐसे आज जो स्टेट हैं, उसी तरीके से उस समय उनको प्रोविंस कहा जाता था, लेकिन थोड़ा अंतर होता था, एग्जैक्ट वो नहीं। तो आप कह सकते हैं कि उस समय के जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उनमें डायरकी लाई गई। डायरकी का मतलब क्या था कि दो गवर्नमेंट, ड्यूअल गवर्नमेंट। जैसे आज के समय में एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता दूं, जैसे मान लीजिए यूपी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यूपी में एक गवर्नमेंट है,
तो इसका जो जो नियम कानून कौन बनाएगा? जो पार्टी रूल कर रही है। लेकिन अगर गवर्नर भी रूल बनाने लगे हमारे इस स्टेट का, यूपी का, बिहार, कहीं का भी एग्जांपल ले लीजिए, मतलब चीफ मिनिस्टर के अलावा गवर्नर को भी ये पावर मिल जाएगी, तो ये क्या होगा? ऐसा कहा जाएगा कि इस राज्य में 2 गवर्नमेंट हैं। इसी तरीके से उस समय के जो प्रोविंस थे उसमें 2 गवर्नमेंट लाई गई। उसमें कानून बनाने की शक्ति वायसराय के काउंसिल को भी दे दी गई। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसको इंट्रोड्यूस जिसने किया था, जिसका आप कह सकते हैं डायरेक्टली रोल था, वो थे लियोनिल कार्टिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, आपके एग्जाम में पूछता है कि फादर ऑफ डायरकी, तो ये आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या हुआ कि अब विषयों को बांट दिया गया, जैसे अब डायरकी आ गई तो ये हो गया कि इस पे गवर्नर उसकी काउंसिल रूल बनाएगी, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और दूसरे पे वहाँ के चुनी हुई सरकार बनाएगी, चुने हुए कैंडिडेट बनाएंगे। तो ये उसमें आरक्षित, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट रखे गए। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आता है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जो आज यूपीएससी के नाम से है। इस यूपीएससी की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो इसी समय की गई थी। ठीक है, तो आज के समय हम लोग ये जो कंसेप्ट है यूपीएससी का, वो यहीं से आया है, तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा। और इसी 1919 के एक्ट में आया, तो फाइनली ये 1926 में जाकर इसको इस्टेब्लिश किया गया। जिसका काम था वही आज के समय जिस तरीके से आईएएस पीसीएस के अधिकारियों की भर्ती करना, उनके एग्जाम्स कंडक्ट कराना, ये सारा काम इसको दिया गया। उसके बाद 1919 तक आते आते महिलाओं को भी वोट देने के अधिकार दे दिए गए, कुछ क्षेत्रों में सीमित अधिकार दिए गए। इसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन, जैसे ऊपर हमने देखा था कि जिस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम आया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, अब धीरे धीरे सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, ऐसी कम्युनिटी के लिए भी आने लगा, या ऐसे प्रावधान कर दिए गए, प्रोविज़न ला दिए गए। इस अधिनियम में, इस एक्ट में, ये एक्ट 1921 से लेकर 1937 तक रहा, मतलब इतने वर्षों तक था। और इसमें एक चीज़ क्या होती है कि जब ये रिफॉर्म लाया गया था तो उसी समय कहा गया था कि इस रिफॉर्म के 10 सालों के बाद एक कमीशन होगा जो जांच करेगा कि क्या सही मायने में ये रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रिटिश इंडिया में फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो इसी रिफॉर्म के लिए साइमन कमीशन आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है कि साइमन कमीशन कब भारत आया। आप सभी लोग सुने होंगे। तो साइमन कमीशन को आना था हालांकि 1929 में, लेकिन वो 2 साल पहले ही आ जाते हैं। ये कमेटी होती है, जो जॉन साइमन इसके हेड होते हैं, तो चेयरमैन होते हैं, लेकिन इसमें कोई इंडियन नहीं होता, इसीलिए इंडियंस विरोध करते हैं कि साइमन गो बैक का नारा आप सभी लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे हिस्ट्री में। तो यही साइमन कमीशन 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जीओआई की जांच करने के लिए आते हैं कि आखिर ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं इस एक्ट का। तो ये, और फिर इसका विरोध होने लगता है कि नहीं, इसमें इंडियंस हो तब सही हो, नहीं तो हम नहीं मानेंगे, इंडियंस की ये मांग होती है। तो ये चीज़ें चलती है। उसके बाद अगला अधिनियम इंट्रोड्यूस होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको बता दें ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट था, क्योंकि आज के समय जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, उसमें लगभग 200 से ज़्यादा जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, वो यहीं से लिए गए हैं। आप कहेंगे सर ऐसा, एक्चुअली ये एक मॉडर्न तरीके से ये जब इंट्रोड्यूस हुआ ये अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो इसमें शेड्यूल थे, इसमें आर्टिकल्स थे। इससे पहले इतने व्यवस्थित तरीके से चीज़ें नहीं इंट्रोड्यूस हो रही थी, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। एक बैकग्राउंड जान लीजिए कि इसको लाने से पहले जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, नेहरू रिपोर्ट के नाम से पब्लिश हुई, जिसमें ये कहा गया कि शासन, जो अगला अधिनियम आएगा वो कैसा होना चाहिए। उसमें साइमन कमीशन की भी रिपोर्ट थी, उसमें जिन्ना के 14 पॉइंट्स नाम से एक रिपोर्ट थी, और उसमें लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कि इस तरीके से प्रोविज़न लाया जाए कि भारतीयों का शासन हो, ऐसा लगे कि भारतीय ही शासन कर रहे हैं, अंग्रेज न कर रहे हैं। तो ऐसी ढेर सारी मांग थी। इसी मांग में कई डिस्कशन हुए। 1930, 31, 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। राउंड टेबल लंदन में की गई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कहा जाता है इसको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है आप देख पाएंगे यहाँ पे कि इनको ध्यान में रखते हुए सभी के सुझावों को, सजेशंस को 1935 में फाइनली ये एक्ट लाया गया उस समय। इसमें क्या क्या
कैरेक्टरिस्टिक क्या-क्या विशेषताएँ थी उसको हम लोग देख लेते हैं, इसके फीचर्स क्या थे। पहले तो इसमें प्रस्तावना का अभाव था, जैसे आज के समय हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, क्योंकि 1919 में प्रस्तावना थी। आप अगर नहीं समझ में आया तो इसकी कोई बात नहीं, प्रस्तावना का मतलब था प्रिएम्बल लिखा गया था कि आखिर कैसा है ये अधिनियम। अधिनियम के बारे में एक शॉर्ट कह सकते हैं कि एक नोट होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं था। इसमें क्या किया गया कि जो ये प्रांतों में जो मैंने आप लोगों को बताया कि यूपी गवर्नमेंट में मान लीजिए 2 गवर्नमेंट चल रही हैं, उसको अब समाप्त कर दिया गया। अब कहा गया कि नहीं, जो इलेक्ट होकर आएगा वही बनाएगा, उसमें फिर कोई दूसरी गवर्नमेंट, ड्यूअल गवर्नमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन केंद्र में ला दी गई। जैसे राज्यों से हटाकर केंद्र सरकार में चीज़ें ला दी गई। लेकिन आपके एग्ज़ाम में इतना डीप नहीं आएगा, आपके एग्ज़ाम में ये आएगा कि कब इंट्रोड्यूस किया गया डायआर्की को, तो आप लिखेंगे 1919 में, और कब हटा दिया गया तो ये 1935 में। तो ये 2 तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और इसी में फर्स्ट टाइम केंद्र और राज्यों के मत शक्तियों का विभाजन को लेकर 3 सूचियाँ आईं। आज के समय भी यहीं से इन चीज़ों को लिया गया है कि ये लिस्ट क्या है। लिस्ट का मतलब केंद्रीय लिस्ट, जिसको आज हम लोग यूनियन लिस्ट कहते हैं, उसको उस समय फेडरल लिस्ट कहते थे। प्रोविंस लिस्ट, इसको स्टेट लिस्ट कहते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको समवर्ती सूची कहते हैं। ये फर्स्ट टाइम 1935 में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। इसका मतलब है केंद्र सूची में वे सब्जेक्ट हैं जिस पे कि केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य में वे सूची होती है जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। कॉन्करेंट में दोनों बना सकती है, थोड़ा सा कॉमन टाइप का होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत ही संघीय न्यायालय, मतलब फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की गई थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चंस। उससे इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था कि एक रिजर्व बैंक की जाएगी, जिसको बैंकों का बैंक कहा जाएगा। इसी के अधिनियम से 1935 में, हालांकि इसके लिए 1934 में एक अलग से एक्ट भी आया था, लेकिन 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कर दी गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय संघ की, ऑल इंडिया जो फेडरेशन है, उसकी भी स्थापना की गई थी। इसका मतलब था कि एक पूरे, अब अंग्रेजों का क्या था कि वो चाहते थे कि पूरे भारत को हम एक संघ की तरफ बना दें, कि मतलब एक हो, सब पे शासन करें। हालांकि ये हुआ नहीं, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसलिए इससे क्वेश्चंस बनने की संभावना कम है। भारत के वर्तमान में संविधान में जो है का प्रमुख स्रोत जो है वो 1935 का अधिनियम है। मैंने आपको बताया कि इसमें ये इसका इतना इम्पोर्टेंट रोल था, जितनी भी अच्छी चीज़ें थी इस अधिनियम में, हमने अपने भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो ले ली। एक और चीज़ क्या हुई कि जब ये 1935 का अधिनियम आया, तो बर्मा को और अदन को अलग कर दिया गया। आप जान के शॉक्ड होंगे कि बर्मा जो आज की म्यांमार कंट्री है, ये भी इंडिया के साथ ही, मतलब इस पे भी अंग्रेज उसी नियम कानून से गवर्न करते थे, शासन करते थे, जो शासन भारत में लागू होता था। लेकिन 1935 से इसके लिए वो सब अलग से कानून लाए, और अदन एक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉलोनी थी, यहाँ पे भी अंग्रेज शासन करते थे, उसको भी अलग कर दिया। ये ध्यान रखेंगे। कम से कम जैसा मैंने बताया 200 से अधिक आर्टिकल्स जो थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसी से लिए गए हैं, थोड़े से माइनर चेंजेस करने के बाद। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि बाकी अधिनियम की तुलना में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और जब हम लोग सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तब और चीज़ें इसमें डिटेल में समझ में आएंगी। उसके बाद जो 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसमें भारत को स्वतंत्र करने की बात कही जाती है, और ये बिल्कुल वेल प्लान्ड होता है। तो ये भी आप लोग जान लें तो ज़्यादा बेटर होगा। आपको बता दें, इसे माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है, जो कि आपको बता दें भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटिशर्स ने लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा था कि वो जाएं, वहाँ एक ड्राफ्ट तैयार करें कि किस तरीके से भारत को आज़ाद करना है, क्या डिमांड है लोगों की। उस प्रकार से वो आते हैं। सारी योजना बनाने के बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने योजना घोषित कर दी कि योजना बन गई है। तो उस योजना में क्या लिखा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, और उसमें ये भी लिखा गया कि भारत के 2 पार्ट कर दिए जाएंगे, भारत और पाकिस्तान नाम से, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, एक बार मैं फिर से बना दे रहा हूँ यहाँ पे। और ये भी आप देख पाएंगे यहाँ पे कि इस काम को, जो ये सीमा है, इसको विभाजित करने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम है
सर सिरिल रेडक्लिफ। और इन्हीं रेडक्लिफ के ही द्वारा आज जो ये सीमा निर्धारित की गई है कि बॉर्डर जो है भारत और पाकिस्तान का, वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, या आप कह सकते हैं विभाजित किया गया, डिवाइड किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो और आता है वो है तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो क्लीमेंट एटली थे। आपको बता दें इन्होंने ही कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे या भारत को मुक्त कर देंगे। और इसमें ये भी चीज़ें लिखी गई थी इस माउंटबेटन प्लान में कि 1947 15 अगस्त के बाद किसी भी तरीके से अंग्रेजी शासन का या ब्रिटिशर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। क्यों अंतिम कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद इसी की पोस्ट का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये हम लोग पहले भी पढ़े थे। आपके एग्जाम में आता है कि प्रथम वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। लास्ट कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और 1858 के बाद ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट है कि भारत में जो स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। मतलब भारत के आज़ाद होने के बाद भी ये पोस्ट थी जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन गया। लेकिन इनके बाद ही जो गवर्नर जनरल बनाए गए वो सी राजगोपालाचारी जी को बनाया गया। इसीलिए जब आपके एग्जाम में आएगा कि भारत के फर्स्ट जो प्रथम भारतीय इंडियन गवर्नर जनरल कौन है, तब आप इंडियन गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। लेकिन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा यहाँ पे, इंडिया का मतलब स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, तब लॉर्ड माउंटबेटन आप टिक करेंगे। इस क्लास में बेसिकली थोड़ा सा हो सकता है कि अभी आपको लगे कि सर ये चीज़ें क्या हैं, लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन दोनों क्लास को मर्ज करके जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उसको करेंगे। तब चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जो स्टूडेंट्स पहले से थोड़ा सा भी पॉलिटी कहीं पढ़े होंगे वो इन चीज़ों को समझ रहे होंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और आप कोई भी पेपर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें ज़रूर आपको 2-3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं इन पोर्शन से। तो आई होप आज की ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगली क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स और प्रैक्टिस सेट को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।